दोस्तों, मैं इंजीनियर कीर्तिमान सिंह चंदेल आ गया हूं लेकर फिर आईपीसी की एक नई क्लास। आज के सेशन में देखते हैं क्या कुछ खास है आप लोगों के लिए। तो देखो बेटा, एक बात तो है ही, मोटिवेशन आज देने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग अगर मोटिवेट होते हैं तो खुद से पढ़ते रहते हैं, बस आप नोट्स बनाते चलिएगा। और एक बात याद रखना कि अगर यूपीएसआई में 350 प्लस लाते हैं तभी कुछ हो पाएगा। तो आईपीसी को डीप से पढ़िए, हिंदी लिटरेचर और हिंदी साहित्य और हिंदी व्याकरण दोनों आप बराबर पढ़ते चलिए। अभी मैथ की भी क्लासेज अपने एक से स्टार्ट कर देंगे, तो उसमें भी आप लोग काफ़ी कुछ सीखेंगे और उसको भी कंटिन्यूअसली करते चलिए। अगर इतना आप करते हैं तो सिलेक्शन श्योर है, अगर सिलेक्शन श्योर है तो भविष्य भी श्योर है आपका। तो आइए फिर स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। इंडियन पीनल कोड हम लोग पढ़ रहे थे और उसमें हमने अभी तक देखा था कि हिस्ट्री ऑफ लॉ कहाँ से स्टार्ट हुई, कहने का मतलब कानून बनने कहाँ से स्टार्ट हुई, वो हमने देख लिया था पहले का। अब हम देखेंगे कि भारत में कानून बनना कैसे स्टार्ट हुआ। तो आइए थोड़ा सा देख लेते हैं भारत का कानून, भारत में मतलब कानून का इतिहास क्या रहा। तो बेटा, भारत में जो कानून का इतिहास है, भारत में लॉ बनने कहाँ से शुरू हुए थे, ठीक है बेटा। तो भारत में बेटा क्या था कि अंग्रेज भी थे, क्या थे, अंग्रेज थे। तो अंग्रेज़ों के ऊपर इंग्लिश रूल यूज होते थे, मतलब कि अंग्रेज़ों के खुद के रूल थे वो लगते थे। मुग़ल थे तो मुग़लों के ऊपर उनके रूल लगते थे, मुग़ल के रूल लगते थे। और जो हिंदू थे उनके ऊपर हिंदुओं के रूल लगते थे, हिंदुओं के रूल लगते थे। बेटा होता क्या है कि बंगाल का 1833 में बंगाल का जो बंगाल का गवर्नर जनरल था वो बना दिया जाता है भारत का गवर्नर जनरल। क्या बना दिया जाता है? जनरल बना दिया जाता है। अब जब ये भारत का गवर्नर जनरल बना दिया था, इसका नाम क्या था बेटा? विलियम बेंटिक। क्या नाम था? विलियम बेंटिक। क्या नाम था? विलियम बेंटिक। क्या थी? वायसराय की लेजिस्लेटिव काउंसिल थी। उसमें मेंबर 4 मेंबर जोड़े जाते हैं। उसमें देखो बेटा, वायसराय की एक लेजिस्लेटिव काउंसिलिंग बनाई जाती है जिसमें एक मेंबर जोड़ा जाता है। क्या होता है? एक मेंबर जोड़ा जाता है। और ये जो था ये था लॉ मेंबर। क्या था? लॉ मेंबर था। और ये मेंबर कौन बना? ये मेंबर बना बेटा लॉर्ड मैकाले। कौन बना? लॉर्ड मैकाले बने। अब ये जो 4 सदस्यीय, तो ये वायसराय की लेजिस्लेटिव काउंसिल थी 4 लोगों की। इसने अपनी फर्स्ट रिपोर्ट सबमिट की बेटा कब? 1834 में। और ये क्या हुई? भारत के गवर्नर जनरल द्वारा रिजेक्ट कर दी गई। तो इस पर कोई ज़्यादा विचार विमर्श नहीं हुआ। फिर जो दूसरी मंजूरी मिली बेटा, दूसरी रिपोर्ट आई, वो 1860 में आई। तो इस तरह हमारे भारत में भी क्या हुआ? कानून का गठन हो गया, आईपीसी बन गई, लागू हो गई। अभी जब हम आईपीसी पढ़ाना स्टार्ट करेंगे तो वहाँ पे और अच्छे से डीप में बता देंगे, ठीक है बेटा। तो इसको एक बार आप फिर से मतलब सही निगाहों में देख लीजिए कि भाई जो इंग्लिश थे, भारतीय मुगल थे, उन पे क्या क्या रूल लागू हो रहे थे। फिर 1833 में बंगाल के जो क्या थे, जनरल गवर्नर थे, उनका नाम था विलियम बेंटिक। वो भारत के गवर्नर जनरल बना दिए जाते हैं। किस एक्ट के द्वारा? ये बनाए जाते थे, ये बनाए गए थे बेटा मेन चार्टर एक्ट के द्वारा। किसके द्वारा? मेन चार्टर एक्ट के द्वारा। मेन चार्टर एक्ट के द्वारा क्या बनाए गए थे? भारत के
गवर्नर जनरल बनाए गए थे। और वायसराय की जो लेजिस्लेटिव काउंसिल थी उसमें बेटा 4 मेंबर चुने जाते थे, जिनमें से एक मेंबर चुना गया लॉ मेंबर, जिसका नाम था लॉर्ड मैकाले। ये वही लॉर्ड मैकाले था जिसने हमारी भारत की शिक्षा व्यवस्था को बदलने की कोशिश की और अंग्रेजी शिक्षा को लेकर भारत आया। तो आइए थोड़ा सा देख लेते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ क्रिमिनल लॉ। कहने का मतलब ये है कि क्रिमिनल लॉ के ऑब्जेक्टिव क्या थे। ये अभी हम लोग देख रहे थे बेटा, क्या अभी तक हम लोग देख रहे थे कि जो हिस्ट्री ऑफ लॉ है वो देख रहे थे। अभी हम लोगों ने इंडियन पिनल कोड शुरू नहीं किया है। अब हम शुरू करेंगे इस ऑब्जेक्टिव देखने के बाद, लॉ के जो ऑब्जेक्टिव हैं, क्रिमिनल लॉ के जो ऑब्जेक्टिव हैं वो देखने के बाद फिर हम शुरू करेंगे क्या बेटा, हम इंडियन पिनल कोड शुरू करेंगे। तो आइए थोड़ा सा देख लेते हैं हम लोग सनसनी निगाहों में कि क्या है ऑब्जेक्टिव ऑफ क्रिमिनल लॉ। ऑब्जेक्टिव ऑफ क्रिमिनल लॉ, इसको बेटा हिंदी में कह सकते हैं आपराधिक विधि का उद्देश्य। आपराधिक विधि के उद्देश्य, मतलब कि आपराधिक विधि के उद्देश्य। तो बेटा इसके जो उद्देश्य थे, पहला था बेटा आपका रेट्रीब्यूशन। पहला क्या था, रेट्रीब्यूशन। इसको हिंदी में कहते हैं बदला। पहला था रेट्रीब्यूशन। फिर दूसरा था बेटा इसका ऑब्जेक्टिव, दूसरा ऑब्जेक्टिव था डिटरेंस। क्या था, डिटरेंस, मतलब रोकथाम। तीसरा था बेटा आपका इनकैपेसिटेंस। इनकैपेसिटेशन। और तीसरा था बेटा आपका इनकैपेसिटेशन, मतलब कि जेल वगैरह भेज देना। और चौथा एक ऑब्जेक्टिव था बेटा आप लोगों के लिए, वो ये था, चौथा जो था रिहैब से संबंधित था। रिहैबिलिटेशन, मतलब कि इसको हम लिख सकते हैं रिहैबिलिटेशन। क्या था, रिहैबिलिटेशन, मतलब कि सुधारने के लिए कुछ प्रावधान रखना उनके लिए जो 18 वर्ष से कम है। ठीक है, तो ये वाला चौथा ऑब्जेक्टिव उनके लिए था जो 18 वर्ष से कम के बच्चे हैं या फिर 18 वर्ष से कम है और ऐसा लग रहा है कि इन्होंने नादानी में कोई केस किया है, इनको सुधरने का एक मौका दिया जाए। तो हमारे इंडियन पिनल कोड में एक ये भी ऑब्जेक्टिव है, रिहैबिलिटेशन। ठीक है, तो बेटा देखो क्या होता है, मान लो हमने एक क्राइम किया। क्या किया, क्राइम किया। अब ये क्राइम कहाँ पे है, ये क्राइम है बेटा सोसाइटी के अगेंस्ट। कहाँ पे है, सोसाइटी के अगेंस्ट है। अब सोसाइटी के अगेंस्ट है तो गवर्नमेंट ने हमको क्या किया, गवर्नमेंट ने हमको दे दी सजा। गवर्नमेंट ने हमको सजा दे दी। तो कहने का मतलब डायरेक्ट ये है कि सोसाइटी ने हमसे क्या ले लिया, बदला ले लिया। सोसाइटी ने हमसे क्या ले लिया, बदला ले लिया। तो ये वाला उद्देश्य फुलफिल हो गया। अब मान लो कि हमने बहुत जघन्य क्राइम कर दिया है, कहने का मतलब हमने किसी का मर्डर कर दिया है। अब उसकी हमें माफ़ी नहीं मिल सकती है, सज़ा नहीं मिल सकती। सीधे सज़ा के रूप में क्या है, हमारा भी मृत्युदंड। क्या है, मृत्युदंड। तो बेटा जब ये मृत्युदंड होती है तो समाज में जो लोग होते हैं उन पे भी इसका फर्क पड़ता है। उनके अंदर भी एक डर बैठता है कि बेटा अगर ये काम हम करेंगे, हम मर्डर करेंगे या कोई अपराध करेंगे तो हमें भी जेल जाना होगा। तो इससे क्या होगा, रोकथाम होगी। क्या होगी, रोकथाम होगी। तो सजा के द्वारा रोकथाम भी होगी। अब अगर कोई एक ऐसा केस करता है जिससे समाज इफेक्टेड होता है लेकिन इतना भी जघन्य अपराध नहीं जिसके लिए उसको मृत्युदंड दिया जाए, मान लो उसने चोरी कर ली, एक बार की
चलो कोई बात नहीं, और बहुत बड़ी रॉबरी कर ली, बैंक वगैरह लूट लिया, तो फिर बेटा उसको क्या होगा, सीधे जेल होगी। इसमें भी बेटा क्या होगा, जेल करके हम ये करना चाहते हैं कि इसको जेल कर दें तो दोबारा ये अपराध हमारे समाज में ना हो। और चौथा आ जाता है बेटा हमारा रिहैबिटेशन। रिहैबिटेशन मतलब होता है बेटा कि सीधे सीधे इसका तात्पर्य होता है कि जो बच्चे 18 साल की उम्र से कम है और उन्होंने केस कर दिया है, तो उनको हम उनके लिए एक अलग व्यवस्था करते हैं, उनको सुधरने का एक मौका देते हैं। आप लोगों ने देखा होगा, अगर आप जहां रहते हैं तो वहां आसपास कहीं होगा बाल सुधार गृह, तो उसमें बेटा एक प्रकार का वो भी जेल ही होता है, लेकिन वहां पे सजा के रूप में नहीं, उनको ट्रीट करते हैं, सुधारने के रूप में रखा जाता है, उनको सुधारने की पूरी कोशिश की जाती है। तो ये बेटा 4 ऑब्जेक्टिव हमारे क्राइम लॉ के हैं। हाँ तो बच्चों एक बात जान लो, आपकी मेहनत ही आपको सफलता तक लेके जाएगी। और प्योर गोल्ड डज नॉट फियर द फायर, खरा सोना कभी आग से नहीं डरता। तो बस खरा सोना बनो, अपने आप को पिघला डालो, उस आग को अपने अंदर सहने की क्षमता रख लो और पढ़ते रहो, दिन रात एक कर दो, सफलता मिलेगी एक दिन। क्योंकि जब 1 नंबर या आधे नंबर से सिलेक्शन रुकता है ना, उस समय जो कष्ट होता है वो शायद ही कोई महसूस करे। हमने तो 1-2 बार महसूस किया है, तो हम समझ सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं बेटा, थोड़ा सा यहाँ पे 1-2 क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे कि अभी हमने आपको बताया ना कि क्रिमिनल लॉ के क्या उद्देश्य होते हैं, तो यहाँ से एक क्वेश्चन बन सकता है कि इनमें से क्रिमिनल लॉ का कौन सा उद्देश्य नहीं है। ठीक है, तो उसमें दे देगा रिट्रीब्यूशन, डिटरेंस और इनकैपेसिटेशन एंड इनमें से सभी। तो आप उनमें से बेटा कर सकते हो। और एक क्वेश्चन आपको और निकाल के दे सकता है, क्या क्रिमिनल लॉ का फिजिकल एलिमेंट क्या है, फिजिकल एलिमेंट क्या है, उसका लैटिन नेम बताओ। सॉरी, इसका लैटिन नेम बताओ, इसका लैटिन नाम क्या है। एक क्वेश्चन ये हो सकता है। दूसरा हो सकता है बेटा यहाँ पे मेंटल इंटेंट क्या है, क्रिमिनल लॉ का मेंटल इंटेंट क्या है, मेंटल इंटेंट क्या है, इसका भी लैटिन नाम बताओ। अभी मैंने कल पढ़ाया था, इसका नाम क्या है बेटा, एक्टस रिया। क्या है, एक्टस रिया। इसका नाम क्या है, मेंस रिया। क्या है, मेंस रिया। तो बेटा ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम पे आने वाले हैं डेफिनेटली, इसलिए इनको आप नोटेड डाउन करते चलिए। और ये क्वेश्चन आपको काफ़ी जब डीप से पढ़ोगे तब जाके मिलने वाले हैं, वरना जल्दी मिलते नहीं हैं। इसलिए मैंने बेसिक तरीके से क्वेश्चन से स्टार्ट किए, बेसिक तरीके से आईपीसी और लॉ वगैरह, मूल विधि वगैरह पढ़ाना स्टार्ट किया। तो ये सब क्वेश्चन आपके लिए बन के आने वाले हैं। और क्वेश्चन तभी आप कर पाओगे जब किसी चीज़ को डीप से पढ़ो, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आने वाले हैं। तो ये प्लीज़ आप लोग अच्छे से इसको मेहनत करके पढ़िए। अब हम लोग शुरू करते हैं इंडियन पीनल कोड। तो बेटा अब हम लोग स्टार्ट करेंगे इंडियन पीनल कोड। और ये कब आई थी, 1860 में। कब आई थी, 1860 में। अब हम स्टार्ट करेंगे इंडियन पीनल कोड 1860। तो बेटा इसको थोड़ा सा हम एक बार, जैसे कि अभी हमने पहले आपको बताया था, उसके हिसाब से वहाँ शुरू करते हैं तो आपको समझने में मज़ा आ जाएगी। बेटा चार्टर एक्ट, चार्टर एक्ट कब आया था, 1833 के तहत। चार्टर एक्ट 1833 के तहत एक गठन होता है किसका, लॉ कमीशन का। किसका गठन होता है, लॉ कमीशन का गठन होता है। लॉ कमीशन का गठन होता है जो प्रथम विधि आयोग था। क्या था, प्रथम विधि आयोग था। ये कब आता है, 1834 में। और ये क्या करता है, इसका काम होता है सरकार को राय देना। क्या होता है इसका काम, सरकार को राय देता है, कानूनी राय कि भाई ये कानून रखने लायक है, ये कानून हटाने लायक है, या फिर ये कानूनों को नई प्रविष्टि में जोड़ लिया जाए, इनमें ये संशोधन कर लिया जाए। तो ये लॉ कमीशन ये काम करता है।
अब इस लॉ कमीशन में जुड़ते हैं कौन? लॉर्ड मैकाले। कौन जुड़ते हैं? लॉर्ड मैकाले। ये लॉर्ड मैकाले जो होते हैं बेटा, ये अंग्रेजी शिक्षा की वकालत करते हैं। क्या करते हैं? अंग्रेजी शिक्षा की वकालत करते हैं। अंग्रेजी शिक्षा की वकालत करते हैं। 1835 में, कब? 1835 में इन्होंने एक भाषण दिया था, जिनको क्या दिया था? एक भाषण दिया था, जिसको मैकाले मिनट्स के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? मैकाले मिनट्स के नाम से जानते हैं। मैकाले मिनट्स के नाम से जानते हैं। इसमें इन्होंने कहा था कि भारत में, जो भारत के पुराणों में, भारत के वेदों में या भारत के जो भी ग्रंथों में जितनी शिक्षा दी हुई है, वो इंग्लैंड के एक छोटे से बच्चे के दिमाग में भी है। कहने का मतलब उन्होंने कहा कि जो इंग्लैंड के छोटे छोटे बच्चे पुस्तक पढ़ते हैं, कक्षा 1 से लेकर 5 तक की, उतना ज्ञान उनमें दिया हुआ है। इन्होंने ऐसा कुछ कहा था उस समय इस भाषण में। बहरहाल ऐसा कुछ नहीं, इस चूतिए को कुछ पता ही नहीं था। अभी इसको ऋग्वेद पूछ लो, कुछ नहीं पता है। यजुर्वेद कुछ नहीं पता है, फर्जी में बोल के चला गया। बहरहाल कोई बात नहीं, इसने हमारी भारतीय संस्कृति को और भारतीय शिक्षा प्रणाली को तहस नहस करने में इसका सबसे बड़ा योगदान रहा। इसने आके सबसे पहला काम ही यही कहा, भारतीय शिक्षा को तोड़ना, और शायद इसमें कामयाब हुआ, इसलिए हम लोग आज इतने पीछे हैं। अब थोड़ा सा हम लोग आगे देखते हैं। बेटा ये जो चार्टर एक्ट था, इसके तहत एक विधि सदस्य बना था। क्या बना था? विधि सदस्य। और वो विधि सदस्य कौन था? लॉर्ड मैकाले। कौन था? लॉर्ड मैकाले। अब होता क्या है बेटा, 2 मई 1837 को इन्होंने अपनी रिपोर्ट दी। क्या दी? रिपोर्ट सबमिट की। अब ये रिपोर्ट जब सबमिट की गई तो ये रिपोर्ट निरस्त कर दी जाती, इसको मंजूरी नहीं मिलती है। भाई कुछ कानून नहीं सही रहे होंगे, या फिर उस समय जो गवर्नर जनरल थे उनको समझ में नहीं आया होगा, तो इन्होंने क्या किया? रिपोर्ट को खारिज कर दिया। उसके बाद फिर क्या होता है, 1952 में फिर से एक और आते हैं, क्या नाम है इनका? बैरन्स पीकॉक, इनका नाम था बैरन्स पीकॉक। ये भी क्या बनते हैं? विधि सदस्य बनते हैं। क्या बनते हैं? विधि सदस्य बनते हैं। अब बैरन पीकॉक जब विधि सदस्य बनते हैं, उस समय क्या था? उस समय जो गवर्नर जनरल था वो क्या था? कौन था? लॉर्ड डलहौजी। कौन था बेटा? लॉर्ड डलहौजी। ये उस समय गवर्नर जनरल थे। कौन थे गवर्नर जनरल? लॉर्ड डलहौजी उस समय गवर्नर जनरल थे। अब जब लॉर्ड डलहौजी गवर्नर जनरल थे, अच्छा थोड़ा सा इनके बारे में डाल लेते हैं। ये क्या थे बेटा? ये सुप्रीम कोर्ट विलियम, सुप्रीम कोर्ट फोर्ट विलियम के चीफ जस्टिस थे। क्या थे? चीफ जस्टिस थे, सीजे थे। क्या थे? चीफ जस्टिस थे। फिर बाद में इनको 1862 में, कब? 1862 में 1 जुलाई 1862 को कोलकाता, कहाँ का बेटा? कोलकाता हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस बना दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है? चीफ जस्टिस बना दिया जाता है। किसको? बैरन पीकॉक को। क्यों बना दिया जाता है? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट फोर्ट विलियम ख़त्म हो जाता है, 1862 में ख़त्म हो जाता है, और फिर इनको कहाँ का चीफ जस्टिस बना दिया जाता है? इनको बना दिया जाता है बेटा यहाँ का, कोलकाता का। तो बेटा यहाँ तक का इतिहास आपको थोड़ा सा समझ में आया होगा। थोड़ा सा हम इसको इरेज करते हैं, इधर वाले कोई भाषण उषण जो भी है। अब थोड़ा सा यहाँ देखते हैं। चलिए आइए अब थोड़ा सा हम लोग इधर देख लेते हैं।
तो बेटा होता क्या है, इसके बाद क्या होता है, इसके बाद लॉर्ड डलहौजी जो थे, लॉर्ड डलहौजी जो थे, लॉर्ड डलहौजी जो थे ये बेटा क्या करते हैं 1856 में, कब 1856 में कुप्रशासन के द्वारा, किसके द्वारा बेटा, कुप्रशासन नियम के तहत क्या करते हैं, अवध में अपना राज्य कर लेते हैं। क्या करते हैं, अवध में अपना शासन स्थापित कर लेते हैं। कहाँ पे, अवध में अपना शासन स्थापित कर लेते हैं, जिसके कारण से 1857 की क्रांति रुक जाती है। क्या हो जाती है, 1857 की क्रांति रुक जाती है। अब उसके बाद क्या होता है, उसके बाद बेटा होता क्या है, 6 अक्टूबर 1860 को, 6 अक्टूबर 1860 को वायसराय लॉर्ड कैनिंग के द्वारा 6 अक्टूबर 1860 को वायसराय लॉर्ड कैनिंग के द्वारा बेटा क्या होता है, लॉर्ड कैनिंग के द्वारा इस विधि, जो विधि रिपोर्ट गई थी, उस विधि रिपोर्ट को बेटा क्या होती है, इनको असेंट मिल जाता है। क्या मिल जाता है, असेंट मिल जाता है, मतलब कि मंजूरी मिल जाती है। क्या हो जाती है, मंजूरी मिल जाती है। और उसके बाद क्या होता है, 1 जनवरी 1862 से ये लागू हो जाता है। क्या हो जाता है, लागू हो जाता है, मतलब कि इफेक्ट में आ जाता है। क्या हो जाता है, इफेक्ट में आ जाता है, जिसको क्या कहा हमने, आईपीसी 1860 इसलिए कहते हैं क्योंकि बेटा 1860 में हमको मंजूरी मिली थी और 1 जनवरी 1862 से ये हमारा लागू हुआ था। 1 जनवरी 1862 से ये हमारे यहाँ लागू हो गया था। तो ये आपको समझ में आया होगा हमारे यहाँ आईपीसी कैसे आई, कब आई और कैसे आई। तो बेटा यहाँ तक तो हम लोगों ने देख लिया। अब थोड़ा सा इसके एक्सेप्शंस देखते हैं, कहाँ पे क्या एक्सेप्शंस चल रहे थे उस समय और क्या एक्सेप्शंस के तहत हुआ था। तो आइए कहने का मतलब बेटा 1860 में हमें हमारे आईपीसी को क्या मिली थी, स्वीकृति मिली थी और 1 जुलाई 1862 से हमारे यहाँ आईपीसी लागू हो गई थी। लेकिन जम्मू एंड कश्मीर जहाँ पे बोला गया कि भैया हम ये आईपीसी अपने यहाँ लागू नहीं करेंगे। अब इनके यहाँ क्या था बेटा, यहाँ पे 370 इसीलिए लगी थी, इनके यहाँ एक राजा हुआ करते थे रणबीर। क्या नाम था उनका, रणबीर। इन्होंने खुद का अपना एक एक्ट बनाया था आरपीसी, मतलब कि रणबीर पीनल एक्ट। क्या नाम था उसका, रणबीर पीनल एक्ट। क्या नाम था, रणबीर पीनल एक्ट। ये लागू हुई थी 1932 से 2019 तक ये लागू रही। अभी देखो बेटा हमने देखा था कि 1862 में हमारा कानून को स्वीकृति में लागू हो गया था। लेकिन यहाँ पे क्या था, JNK में मतलब कि जम्मू एंड कश्मीर में 1932 से लेकर 2019 तक चली क्या बेटा, रणबीर पीनल एक्ट लगा रहा। लेकिन होता क्या है, इसे हटा दिया जाता है। कब हटाया जाता है, इसे रिपील कर दिया जाता है। रिपील कर दिया जाता है कब, 5 अगस्त 2019 को। किसके द्वारा, अमित शाह जी द्वारा। अमित शाह जी के द्वारा इसको हटा दिया जाता है। क्यों, क्योंकि वहाँ से धारा 370 हटती है और जैसे ही धारा 370 हटती है तो फिर भाई जो धारा 370 के लिए विशेष प्रावधान जम्मू एंड कश्मीर को मिले थे, उसके हटने के बाद जो इंडिया के सारे कानून थे, इंडिया के जो सारे लॉ थे, वो जम्मू एंड कश्मीर में भी लागू होंगे। तो वहाँ पे फिर 31 अक्टूबर 2019 से क्या लागू होने लगी बेटा, आईपीसी लागू होने लगी वहाँ पे। और
यहाँ से भी देखा जाता है बेटा कि जम्मू एंड कश्मीर में भी आईपीसी लागू होने लगी। कब से लागू होने लगी बेटा? 30 अक्टूबर 2019 से यहाँ पे भी लागू होने लगी। आप थोड़ा सा देख लेते हैं कि जब हमारे यहाँ विभाजन होता है देश का, तो आफ्टर देश के विभाजन कहाँ कहाँ पे आईपीसी लागू हुई और किन किन देशों ने आईपीसी को अपने यहाँ लागू किया। तो आइए थोड़ा सा देख लेता है बेटा हमारे देश का। तो विभाजन के बाद क्या बनता है? पाकिस्तान। अच्छा, पाकिस्तान में ना कुछ अपने खुद के मतलब कि खुद के अपने रूल हैं और आईपीसी भी वहाँ लागू होती है। जैसे एक रूल है बेटा इन लोगों का, क्या? इन लोगों का एक रूल है क्विसस। क्या है? क्विसस। इसमें क्या होता है बेटा? आई टू आई, कहने का मतलब कि आँख के बदले आँख, पैर के बदले पैर, हाथ के बदले हाथ, खून के बदले खून। ठीक है, ये वाला एक्ट तो यहाँ पे एक है पाकिस्तान में। और दूसरा यहाँ पे एक और रूल है बेटा, वो क्या है? दियात। क्या है? दियात। इसमें क्या होता है बेटा? मान लो ये ए आदमी है, इसने बी का क्या कर दिया? मर्डर कर दिया। तो अब ये क्या कर सकता है? मर्डर कर दिया या पीट मार दिया, जो भी कर दिया, इसमें ये क्या कर सकता है? ये बी के परिवारजनों को पैसा देकर, क्या देकर? पैसा देकर माफ़ी पा सकता है। तो एक रूल यहाँ पे पाकिस्तान में ये भी है। बाकी सारे आईपीसी वहाँ पे भी लागू होते हैं, पाकिस्तान में भी चलते हैं, बस वहाँ पे थोड़ा सा नाम बदल दिया गया है, पीआईसी रख दिया गया होगा या फिर आईपीसी की जगह कुछ और कर दिया गया होगा। लेकिन हमारे यहाँ तो आईपीसी है, इंडियन पीनल कोड, वहाँ पे पीपीसी हो गया होगा, पाकिस्तान पीनल कोड। ठीक है, एक देश तो ये हो गया पाकिस्तान। अच्छा, इसका एक एग्जाम्पल भी आपको बता दें। आज से 3-4 साल पहले सऊदी अरब में, कहाँ पे? सऊदी अरब में एक हिंदुस्तानी और एक पाकिस्तानी आपस में झगड़ा कर लेते हैं। बाद में पाकिस्तान वाले क्या करता है? इंडिया वाले से पैसा लेकर केस सुलह कर लेता है। तो ये इसका एग्जाम्पल है, किसके तहत हुआ था? ये दियात के तहत हुआ था। उसके बाद कौन कौन से देश हैं बेटा जहाँ पर हमारा आईपीसी लागू होता है? तो देख लेते हैं। ये लास्ट वाला जो यूपीएससी का पेपर हुआ था ना बेटा, उसमें ये क्वेश्चन आया था। तो आइए देख लेते हैं। पहला क्या था? इसमें आ जाता है बांग्लादेश। क्या आ जाता है? बांग्लादेश। दूसरा आ जाता है बेटा आपका वर्मा, जिसको आज आप म्यांमार कहते हो। क्या कहते हो? म्यांमार कहते हो। और तीसरा आ जाता है बेटा आपका मलेशिया। क्या आ जाता है? मलेशिया। चौथा आ जाता है बेटा आपका सिंगापुर। क्या आ जाता है? सिंगापुर। और उसके बाद आ जाता है बेटा आपका पांचवा श्रीलंका। क्या आ जाता है? श्रीलंका। और एक और देश है बेटा, क्या? वो भी देख लेते हैं हम लोग, ब्रुनेई। क्या नाम है इसका? ब्रुनेई। यहाँ पे आईपीसी लागू होती है और यहाँ पे आईपीसी चलती है। अब बेटा ये सब हम लोगों ने जान लिया कि आईपीसी कहाँ कहाँ लागू है और कहाँ कहाँ पे चलती है। तो अब थोड़ा सा हम लोग जानते हैं बेटा आईपीसी 1860 का स्वरूप। तो आइए वो भी देख लेते हैं थोड़ा सा। बेटा एक बात तो याद रखना कि आपकी मेहनत ही आपको सफलता दिलाएगी और मेहनत तभी हो पाएगी जब आपके अंदर जुनून होगा। और जुनून तब आएगा जब आपको कुछ पाने की इच्छा होगी। पता नहीं ये एहसास कैसे होता है, जैसे कि मान लो कोई जेठ की दोपहर से तपी हुई बंजर की भूमि है और उसमें कोई जब आवारा बादल आके बारिश करता है, तो वो जो बारिश के बाद वो जो सौंधी सौंधी खुशबू उठती है मिट्टी की, वही मिट्टी की खुशबू का आनंद आपको तब मिलेगा जब आपके इस परिश्रम के बंजर भूमि पर, जब आपके इस परिश्रम की बंजर भूमि पर जो तपी हुई है किससे? मेहनत से, उस पर जब जॉब की एक नई छींट पड़ेगी तो वो महक आपके परिजनों को मिलती हुई नजर आएगी। तो आइए देख लेते हैं बेटा आईपीसी का हम लोग स्वरूप देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं? आईपीसी का स्वरूप। बेटा होता क्या है, जैसे हम लोग संविधान पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं? संविधान पढ़ते हैं। तो इस संविधान में क्या है बेटा, कितने पार्ट्स हैं? 22 चैप्टर्स हैं। ठीक है, 22 अध्याय हैं।
तो इसी तरह बेटा हमारे आईपीसी में भी कुछ अध्याय हैं, कुछ सेक्शंस हैं, तो आइए थोड़ा सा उनको हम डिस्कस करते हैं, कुछ सीखते हैं, कुछ समझते हैं। तो बेटा हमारे जो आईपीसी है इसमें है बेटा 23 चैप्टर। कितने हैं? 23 चैप्टर हैं, 23 चैप्टर हैं। और जो सेक्शंस हैं बेटा 511 सेक्शन है। कितने सेक्शन हैं? 511 सेक्शन है, मतलब कि 511 सेक्शन है या फिर धारा है। ठीक है, तो आइए थोड़ा सा कुछ छोटा छोटा परिचय हम लोग देख लेते हैं आईपीसी को लेकर। आईपीसी को लेकर छोटे छोटे चैप्टर के बारे में थोड़ा जानते जाते। पहले चैप्टर में क्या दिया हुआ है, दूसरे चैप्टर में क्या दिया हुआ है, तीसरे चैप्टर में क्या दिया है, कितनी धाराएं पहले चैप्टर में, कितनी धाराएं दूसरे चैप्टर और कितनी धाराएं तीसरे चैप्टर में। आइए थोड़ा सा देख लेते हैं। इधर डाल लेते हैं बेटा हम लोग चैप्टर, और इधर डाल लेते हैं बेटा सेक्शन। ठीक है, और यहाँ पे परिचय। यहाँ पे क्या दिया हुआ है वो देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ क्या है वो देख लेते हैं। इसको हम मिटाई दे रहे हैं बेटा। तो जो चैप्टर 1 है बेटा, ये कहाँ से कहाँ तक है? 1 से लेके 5 सेक्शन तक है। इसमें सामान्य परिचय दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? परिचय दिया हुआ है। इसमें परिचय दिया हुआ है, मतलब कि इंट्रोडक्शन। क्या दिया हुआ है? इंट्रोडक्शन दिया हुआ है। उसके बाद जो दूसरा चैप्टर है बेटा, ये कहाँ से लेके है? 6 से 52 तक। इसमें भी क्या दिया हुआ है? जनरल एक्सप्लानेशन। क्या दिया हुआ है? जनरल एक्सप्लानेशन दिया हुआ है। इसमें जनरल एक्सप्लानेशन दिया, मतलब कि सामान्य स्पष्टीकरण। क्या दिया हुआ है? सामान्य स्पष्टीकरण दिया हुआ है। उसके बाद जो तीसरा चैप्टर है बेटा 53 से लेकर 73 तक, इसमें भी बेटा क्या दिया हुआ है? जनरल एक्सप्लानेशन दिया हुआ है। किसको लेकर? पनिशमेंट को लेकर। पनिशमेंट को लेकर जनरल एक्सप्लानेशन दिए हुए हैं, मतलब कि दंड संबंधी स्पष्टीकरण। क्या दिया हुआ है? दंड संबंधी स्पष्टीकरण दिया गया है। उसके बाद बेटा आ जाता है चौथा है बेटा 76 से लेकर 106 तक। कहाँ तक है? 106 तक। इस पे आपको दिया गया है बेटा निजी सुरक्षा के अधिकार। क्या दिया हुआ है? निजी सुरक्षा के अधिकार। कहने का मतलब कि अगर आप सेल्फ डिफेंस करते हुए किसी का मर्डर भी कर देते हैं या किसी की जान भी चली जाती है तो अपराध की श्रेणी में वो नहीं आएगा। इन सब चीज़ों के बारे में दिया गया है। तो बेटा आज की क्लास के लिए हम इतना ही पढ़ाते हैं। अभी ये पूरे चैप्टर्स हम आपको बताएंगे। कल की क्लास में मिलते हैं और पूरे चैप्टर आपको डिस्कस करते हैं, पूरा चैप्टर आपको बताते हैं और आपको भी बड़ा मज़ा आएगा करने में। बस नोट्स बनाते चलिए, क्वेश्चंस बनना स्टार्ट हो जाएंगे। जब आप इसके प्रैक्टिस सेट करोगे वहाँ पे आपको समझ में आने लगेगा कि कैसे कैसे क्वेश्चंस बनते जाते हैं। कल मैं आपके लिए 2-3 क्वेश्चन जो मैंने आज पढ़ाया उससे भी लेके आऊँगा। तो मिलते हैं कल के सेशन में। तब तक के लिए बेटा अलविदा, जय हिंद।